Good morning, student. Today we'll discuss the next topic and next chapter. Chapter 3 Physics, page number 124. Chapter name is Gravitation. Gravitation. सबसे पहले बेटा gravitation क्या होता है? बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, gravitation is nothing but अगर हम बोलेंगे बेटा कि ग्रेविटेशन इज नथिंग बट ये जो बेटा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोर्स है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोर्स है ना सिर्फ हमारे लिए, इवन कि अगर ये एग्जिस्टेंस कर रहा है ये यूनिवर्स, तो ये उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोर्स है। देखो बेटा कैसे, ये याद रखना, अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो हमारा अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा नहीं रहा होता। ठीक है बेटा, चक्कर नहीं लगा रहा होता। ठीक है बेटा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ही है जो अर्थ को और सन को अपने जगह पर प्लेस रखा हुआ है। किसने रखा हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं। ठीक है बेटा, सबसे पहले न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसकी जो न्यूटन, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अब हमने पढ़ना है न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। न्यूटन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है, तो अब हमने पढ़ना है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले इसकी स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी क्या है, एक दिन न्यूटन क्या होता है बेटा, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा होता है। ठीक है, तो अचानक क्या होता है, एक एप्पल उसके सिर पे आके गिर जाता है। तो न्यूटन सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि एप्पल मेरे सिर पे ही आके गिरा, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं चल गया, मतलब आसमान की तरफ क्यों चल गया। ठीक है बेटा, तो एक बंदे की इमेजिनेशन ने आज फिजिक्स में, आप मानोगे नहीं, फिजिक्स में जो 70% से प्लस काम है वो क्यों है? ड्यू टू न्यूटन। न्यूटन करके ही आज फिजिक्स का 70% से ज़्यादा स्टडी हम करते हैं। न्यूटन ने ही मैक्सिमम फिजिक्स की जो बारे में हमें बताया वो न्यूटन के लॉस ने या न्यूटन ने हमें बताया। अगर न्यूटन नहीं होता तो आप ये मान सकते थे कि फिजिक्स ज़्यादा 2 या 3 चैप्टरों में ख़त्म हो चुका था। बट अगर फिजिक्स इतना लेंथी है, इतना बड़ा है, तो इसके पीछे कौन है? न्यूटन है। और आज इतने सभी चीज़ें समझाना, आज जो स्पेस में जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, स्पेस ट्रैवल कर रहे हैं, वो सभी क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू न्यूटन्स के लॉज, उनके मैथमेटिक्स, उनके कैलकुलेशंस करके। ओके बेटा, तो सबसे पहले देखो, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग द पोस्टुलेट्स ऑफ द फेमस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन 1687, दिस लॉ इज नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब ये होता क्या है ये फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दो ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मासेस। ठीक है बेटा, ये क्या बोल रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेस। वर्च्यू का मतलब होता है ड्यू टू। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू ऑफ देयर मासेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्टेड बाय ह्यूज हेवली बॉडी सच एज अर्थ, मून, सन, ठीक है बेटा, ऑन द स्मॉलर ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वैसे तो अगर आप बोलोगे ग्रेविटी का क्या यूज़ है, अगर आप बोलोगे कि एज ए सिंपल लाइफ ग्रेविटी का क्या यूज़ है, तो सबसे बड़ा अगर यूज़ बोलेंगे बेटा कि अर्थ सन के अराउंड क्यों मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी चीज़ नीचे गिरता है ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ना हो तो, अगर एप्पल के हम पेड़ लगाएं और वो एप्पल निकले, बाद में पता लगे वो स्पेस में पहुंच गया हमारा एप्पल, क्योंकि हमने टाइम से उसे नहीं तोड़ा। तो ग्रेविटी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट एज वेल एज एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ। एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स अट्रैक्ट every other particles with force with directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them। बेटा ये थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा। देखो बेटा, सबसे पहले याद रखना, सभी पार्टिकल जो है यूनिवर्स में वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। एवरी पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और याद रखना, और वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, मतलब उनकी अट्रैक्शन बढ़ेगी अगर मासेस बढ़ेगी, अगर वो घटेगी जब मासेस घटेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए घटेगा तो बी भी घटेगा। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा होता है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है बेटा, जैसे देखो
मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, इसका मास m1 ये m2 है, ठीक है बेटा। तो अब याद रखना ए जो है बी को अपने तरफ खींच रहा है, बी ए को अपने तरफ खींच रहा है किसी फोर्स से, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। और याद रखना जितना ज़्यादा डिस्टेंस इसमें कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, ठीक है बेटा। एक तो सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ कि ए और बी एक ऑब्जेक्ट है, मास m1 m2 है, डिस्टेंस r है। सबसे पहले क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ठीक है बेटा। फिर होता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स, देखो पहले जो डेफिनेशन में लिखा उसे लिख दो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। फिर हम क्या करते हैं, दोनों को 1 और 2 को एक दूसरे में एक साथ लिखते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 r2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और फिर हम लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या करता हूँ बेटा, ये वाला साइन कभी भी हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज़ होता है, ठीक है बेटा। उस कांस्टेंट को हमने क्या यूज़ किया, जी क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसमें हमने यूज़ किया। याद रखना आप इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, जो आपने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। इफ डिस्टेंस बिटवीन दो पार्टिकल, याद रखो अगर डिस्टेंस बिटवीन, अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, उनके बीच में डिस्टेंस हम बढ़ा देंगे, आप खुद बताओ अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, डिस्टेंस डबल कर दूंगा, यानी कि अगर मान लो कि पहले r² था, अब उसकी डिस्टेंस को हमने 2 टाइम बढ़ा दिया, तो क्या होगा, डिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। तो याद रखना अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर आप डिस्टेंस को डबल करोगे ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 रह जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर डिस्टेंस को आप आधा कर दोगे, पहले बढ़ाया अब आपने आधा किया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, ये बेटा वैसे आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा, यहाँ पे 2 डिस्टेंस डबल कर दिया, ठीक है, डबल कर दिया तो ये कैलकुलेशन किया आपने, ठीक है, तो ये आपके पास 1/4 रह गया। उसी तरह अगर डिस्टेंस को आप f लिखा है, f जो हमारा एक्चुअल है, f' इसलिए लिखा है क्योंकि अब हमने कैलकुलेट करके लिखा है, ठीक है बेटा। उसी तरह अगर डिस्टेंस को आप हाफ करोगे, हाफ किसको करोगे, डिस्टेंस को, यानी कि हमने क्या किया, डिस्टेंस कौन है, r है, हम d नहीं लेंगे, ऑलवेज याद रखना इसमें हम r लेंगे, ठीक है बेटा। r को अगर हाफ करोगे यानी r हाफ उसका स्क्वायर, तो आपको याद रखना फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके बराबर हो जाएगा, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये है, ओके। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, व्हाई न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले देखो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो वो एग्जिस्ट करता है एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ठीक है बेटा। वो सभी बॉडीज़ पे लगता है, चाहे वो स्मॉल हो, बड़ा हो, चाहे सन हो, ठीक है बेटा। इवन समझ लो एक छोटा सा सुई या एक बड़ा सा सन, उन सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में लग रहा है, इसलिए हम यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस का मतलब कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है बेटा। चाहे मोशन ऑफ प्लैनेट है अराउंड द सन है, एटमॉस्फेयर इन द अर्थ, एटमॉस्फेयर इन द अर्थ क्यों है, ड्यू टू ग्रेविटेशन, क्योंकि हमारे आसपास एयर क्यों है, हमारे आपको पता है ना, हमारे अर्थ जो है बेटा 4 अलग अलग भागों में बटा होता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है बेटा। 4 तरह के स्फेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो सभी क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशन। फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर क्यों है, ड्यू टू ग्रेविटेशन। रेनफॉल और स्नोफॉल क्यों, ड्यू टू, अगर रेनफॉल ग्रेविटेशन हो ना तो पानी नीचे गिरने जगह स्पेस में चल जाए, क्यों नहीं नीचे गिरता है, ड्यू टू ग्रेविटेशन। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ क्यों, ड्यू टू ग्रेविटेशन। अकरेंस ऑफ टाइड्स क्यों होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है बेटा। बेटा कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे कि सर आपने तो यहाँ पे ये लिखा पर आखिरी में जाके 4 लिख दिया, ये कैसे आ गया। तो इसका बेटा कोई टफ नहीं है, सबसे पहले आपने नॉर्मल लिखना है, जो लिख दिया नॉर्मल आपने, फिर आपने क्या किया, इसको हाफ़ किया, क्योंकि हाफ़ किया वो लिखना आपने, फिर दोनों को कंबाइन कर दोगे, कंबाइन करके आपका आंसर आ जाएगा, दोनों को एक साथ लिख दोगे, मतलब f/f' लिख दोगे, ठीक है। जो मतलब हाफ़ करने के बाद और हाफ़ करने से पहले जो था वो लिख देंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई डिवाइड सब करोगे, कट जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट में करना, हाउ डिड न्यूटन गैस द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है बेटा। इसके लिए हम कैपलर लॉस पढ़ेंगे, कैपलर लॉ 1, 2 और 3 तरह के कैपलर्स के लॉ होते हैं, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।